माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 में मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमने बेसिक नियम वाला एक वीडियो बनाया है सबसे पहले, तो उसमें इन सब की जानकारी दी गई है आपको। इन पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों को जवाब देके और कह दिया है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण इसका समझाइए थोड़ा। कारण का मतलब है जो इसमें हुआ, कैसे, क्या प्राकृत संख्या होती है, क्या वास्तविक संख्या होती है, सब कुछ बताना है थोड़ा सा। तो हल में डालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं यहाँ से। हल में देखते हैं क्या होता है। प्रत्येक, यहीं से पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो आपको सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में आना चाहिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले ये बताइए अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो हम इस बात को पढ़ा चुके हैं मगर फिर भी बताएंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकें, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हम देखते हैं P/Q के रूप में न लिखी जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब एक वास्तविक संख्या होंगी। अब वास्तविक संख्या से ही तो मिलकर हमारी बनते हैं, परमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। तो पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अपरिमेय संख्या, यहाँ से अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकें, वे संख्या जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें देखते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या होती कौन कौन सी, वो देखते हैं थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या जैसे हम मान लें आपकी √2 है, √3 है, और भी कुछ भी ले सकते हो आप, पाई है, ETC, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद में देखते हैं डेफिनेशन। इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन चला है, दूसरी डेफिनेशन वास्तविक संख्या की पूछी जा रही है, तो यहां लिखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। चलो देखते हैं आगे रियल नंबर में क्या होता है वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन है परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का, परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का, परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब इसमें हमें डेफिनेशन दोनों पता होनी चाहिए। उसके बाद अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये बताइए। अब इसके एग्जाम्पल में थोड़ा देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में देखो √2, √3, पाई और 1/2, 3/4, 4/5, कुछ भी आ सकता है। कहने का मतलब है परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन बोली जाती है। इन दोनों को, परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। परमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिला दी जाएं तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। तो ये बताओ प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं, मतलब ये सभी, ये वाले सभी इसमें आपको दिख रहे हैं क्या, ये सभी दिख रहे हैं यहाँ, तो ये हाँ सत्य इसका अतः है, हम कह सकते हैं अतः है यह कथन सत्य है, क्योंकि अपरिमेय और परमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। क्योंकि परमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, परमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं।
वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो हमें ये कहना है यह कथन सत्य है क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये बात सही है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या मिलेंगी तब बनेंगी वास्तविक। तो ये कह रहा प्रत्येक अपरिमेय, तो सभी जितनी अपरिमेय होंगी वो सभी वास्तविक संख्या में आएंगी। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। दोबारा देख लेते, अतः कथन सत्य है क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनती हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहले का 1.2 एक्सरसाइज का। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप का होता है जहां ऋण m एक प्राकृत संख्या है। जहां ऋण m है वो एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन को थोड़ा हम बढ़ा दे रहे हैं, देख लो सही से। ये कह रहा प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप का होता है जहां ऋण m एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन है, तो इसको सही से करते कैसे वो देखते हैं थोड़ा सा। यहां से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्योंकि देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप का होता है, ठीक है। जहां ऋण m एक प्राकृत संख्या होगी तो ऋण से बाहर होगी, तो हम इसमें ये लिखेंगे यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है, सॉरी, क्योंकि इसमें लिखेंगे कारण, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। यहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है जो यह दर्शाती है कि √1, √2, √3 ... etc. बिंदु ही संख्या रेखा पर स्थित हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी डेफिनेशन बनाकर इसी तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन ये है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन रही, ये बताइए कि अगर इन सभी को इकट्ठा करके इसमें देखा जाए तो मिल जाएगा क्या? मतलब इन सभी को इकट्ठा करके इसमें देखा जाए तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली संख्याएं तो मिल गई यहाँ पर। अच्छा, ये वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या मिल जाएंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो हम इसके ऑप्शन में यहाँ क्या लिख सकते हैं? थर्ड वाले ऑप्शन में हम लिख सकते हैं यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्याएं के यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। या अब मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह से वास्तविक संख्या बनती है। देखो, समूह, संग्रह, झुंड, हिंदी में झुंड, कोई बहुत व्यक्ति इकट्ठे हो तो झुंड कहा जाता है उसी को जब सब इकट्ठे हो ना, इधर लाइन में लग जाए और वैसे फील्ड में घूमे तो उसे कहते हैं ये कितना बड़ा समूह है। इकट्ठे लोगों को समूह भी कहते हैं और संग्रह भी कहते हैं। तो ये 3-4 तरीके से भाषा दी जाती है इसकी। तो यही है,
यह कथन आ सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्या बनती है और इसमें वास्तविक संख्या बनती है। तो हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्याओं से वास्तविक संख्या नहीं बन सकती। इतनी सही है डेफिनेशन। और बढ़ाओगे तो लिख सकते हो आगे, अतः प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो हो सकती है, मगर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इस बात को हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन के समझने का मतलब है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ये कह रहा है। तो हम कहेंगे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये सही नहीं है। धनात्मक 4 का वर्गमूल 2 परिमेय हो गया, और ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप लिख दो नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे इसकी बात सुनी जाए। आगे कह रहा है यदि नहीं, हाँ सही है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलो देखते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक इसमें लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक जो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे में लिख लेते हैं, जैसे 4, 9, 16, 25, 36 ... ये धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। जैसे में लिख देंगे हम √4 = 2 एक परिमेय संख्या, √9 = 3 एक परिमेय संख्या। तो बस हम इसको बंद कर लेंगे। तो ये चीज है, √4 का 2, √9 का 3। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ से बेटा ये बताना है यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो आप लिख सकते हो नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25 ... etc धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होते। दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये लिख लिया हम, इनके बता रहे हैं। और यहाँ पर अभी तुम 2 लिख लो, 3 लिख लो, क्योंकि धनात्मक है, हाँ वो भी है, मगर हम 4, 9 कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे 4 और 9 का 2 हो गया, एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है, ऐसे लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम 5 को 2 × 2 + 1 में हम इसे लिख सकते हैं। 5 = 2 × 2 + 1। तो कहने का मतलब ये भी 5 हो जाएगा। हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पर देखते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं हम। यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच ले रहे हैं, यहाँ खींच ले रहे हैं संख्या रेखा, इस लाइन तक संख्या रेखा हमारी खींच रही है। यहाँ तक हमने कोई सी भी संख्या रेखा खींची। अब आप जानते हो संख्या रेखा पे यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 और यहाँ 3 और यहाँ पर 4 होता है। ऐसे इधर आते हैं, -1, -2, -3, -4। ये वैल्यू मैंने अंदाज से मान ली है, वैसे आप जानते हो ग्राफ यूज होती है संख्या रेखा। तो यहाँ से अब बताइए मुझे 5, हमने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5, 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर + 1, तो a² + b² हो गया। इसके बराबर में 5 है ना, तो वर्गमूल लगेगा तो √5 आ सकता है, मगर अभी नहीं। इस प्रकार इसे करेंगे। यहाँ से देखते हैं हम इसे, ये 0 है, यहाँ कोई बिंदु हम मानते हैं, यहाँ पर हमने O ले लिया, कोई यहाँ O है हमारा। अब यहाँ से हम इस प्रकार लिख रहे हैं इसको कि 2 है, इसको तो आधार माने हम। कहने का मतलब है 0 से हम 2 तक चले, इधर ये आधार माना तो हम 2 तक यहाँ तक आए। इसके बाद में हमने देखा O से A रेखा हमने खींच ली, 2 मात्रक बोलेंगे इसे।
तथा अब हमने देखा ए से ऊपर लंब, अब हमारा 2 तो यहाँ आ गया आधार, अब हमने एक लंब, एक मात्रक लंब लिया, तो एक मात्रक का मतलब है आप यहां तक ले रहे हैं, एक मात्रक हमने ये ले लिया, या एक मात्रक न बोल के इसे लंब खींच दिया। ये मान लो आप ये मान लो हमने ये लंब खींच दिया, यहाँ पर हम इस प्रकार इसकी रचना लिखेंगे। अभी हमने एक लंब खींच दिया, ये एक मात्र दूरी लेके ओ ए, यहाँ मान लो बीच में कहीं, मान लो कहीं भी काटेगा वहां बी मान ले रहे हैं, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा हमारा। तो हम देखते हैं यहाँ से, अब ये वाली दूरी है 2 और यहाँ पर एक प्रकार से 1 सेमी की दूरी लेके इस पे कट कर रहे हैं, 1 सेमी की दूरी लेके प्रकार से, ये लगभग 2 सेमी की होगी प्रकार से नाप के देख रहे हैं। अभी यहाँ से देखा हमने, ये लगभग 2 सेमी से कम है थोड़ी सी, तो ये हमें नाप के 2 सेमी लेनी थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अंदाज से फिगर बना रहे थे, थोड़ा नाप के खींची भी नहीं हमने, तो यहाँ मानते हैं ये हमारा ऐसे करके जुड़ जाएगा। यहाँ 2 सेमी ले लेना आप सही से, इसे पैमाने को लाइन खींचना, पैमाने से 1 से लेके मान लो 8 खींच लेना, तो उसमें 1 सेमी के अंतराल में आपको एक पॉइंट देना है। यहाँ से मान लिया ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज आपका खिंच गया यहाँ से। अब प्रकाल की नोक यहाँ रखे, अब संख्या रेखा √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ पर रखो, इस तरीके से इसे हम यहाँ रखेंगे, हम इसको यहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे इसे बेटा, यहाँ से देखो ऐसे थोड़ा आउट हो रहा है ज़्यादा, यहाँ तक रखेंगे ऐसे, इसको यहाँ से लेके ऐसे करेंगे। देखो 2 का 4 होता है तो 2 का तो ही रहेगा, ये लगभग यहाँ आएगा यहाँ, तो ये संख्या रेखा √5 संख्या रेखा पर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे डॉट 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 डॉट, हम इसे कर सकते हैं। ये √5 संख्या, इसकी रचना लिखेंगे वो कैसे, यहाँ लिखें संख्या रेखा पर ओ से ओ ए बराबर 2 मात्रक तथा ए बी बराबर 1 मात्रक दूरी लेकर समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना की। पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करते हैं, से पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए ओ बी में ओ बी बराबर ओ बी बराबर यहां से कर ले रहे हैं हम, अनुरूढ़ के अंदर देखो ओ बी कार्ड है इसका, ओ ए का वर्ग प्लस लगा के ए बी का वर्ग, ओ बी बराबर ओ है आपकी 2 + 1 का वर्ग, तो ओ बी बराबर 4 + 1, ओ बी बराबर अनुरूढ़ के अंदर 5, ये ओ बी का मान √5 आया, तो कहने का मतलब ये है, ये 5 है, इस संख्या रेखा पे दर्शानी, तो ऐसे कर देंगे हम। इसको लेकर प्रकार की सहायता से यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या का चाप लगाया जो संख्या रेखा को यहां काट रहा है, इस बिंदु को नाम सी दे दो, सी पर रेखा को सी बिंदु पर लिखो, यहां तो सही रहेगा, सी बिंदु पर प्रतिच्छेद या काटता है, पर काटता है, प्रतिच्छेद भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख सकते हैं हम काटता है। तो इस लाइन में आगे लिखेंगे थोड़ा सा बेटा, ओ सी
बराबर ओ बी, कहने का मतलब ओ से सी और ओ से बी। देखो ओ से सी और ओ से बी, ये बी, ये बी है और ये सी है, दोनों ही ओ सी बराबर ओ बी बराबर √5 बराबर ये 2 से बड़ा है ना मन। तो यहाँ पॉइंटों में अगर हम इसे लेंगे तो 2 3 6 लगभग लिख दें यहाँ, लगभग बस इतना हमें प्रूव करना पड़ता है। अब आप लिख सकते हो इस नीचे लाइन में, अतः बिंदु सी संख्या रेखा पर √5 को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में वर्गमूल सर्पिला की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। अब इसमें कह रहा है वर्गमूल सर्पिला की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। इसे हल करना है तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले ये देखो √2, √3, √4 ऐसे करके लेना पड़ता है हमें। मतलब पहले √2 इस पे लाएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे, √3 बनाएंगे, √4 बनाएंगे, √5 बनाएंगे, डॉट इसी प्रकार आप आगे तक बना सकते हो। वो कैसे हम बता रहे हैं, आप बना लोगे, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से दिया ऐसे करके, लगभग हमने यहाँ से थोड़ा सा नीचा ले रहे हैं क्योंकि बनाएगा नहीं फिगर थोड़ा सा। तो यहाँ से हमने कोई सी भी दूरी ले ली, यहाँ से देखा इसका केंद्र O मान लिया। अब इसे A मान लो, ओ ए मान लिया। यहाँ से कोई भी दूरी E मान लो, यहाँ तक ले रहे हो तो ये एक मात्रक की दूरी है, ये बहुत सही है, एक मात्रक के लगभग दूरी है ये। अब हमें सबसे √2 बनाना है यहाँ से। तो हम √2 को देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 को 1 × 1 लिख सकते हैं इस प्रकार। तो हमने 1 इसमें लंब लिया, इस पे ऊपर मान लो हमने इतना ये लंब ले लिया इस पे 1 मात्रक। तब यहां से हम मिलाएंगे इसको, यहां से यहां पर A है तो यहां कर दे रहे हैं A1, तो यहां A2। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करके देखते हैं। तो इसमें होगा O A2 का वर्ग बराबर में O A का वर्ग प्लस A1 A2 का वर्ग। तो हमको इस तरीके से लेना है इसे। OA2 है यहाँ, OA1 का वर्ग 1 और A1 1 का वर्ग 1। तो यहाँ OA2 बराबर रूट के अंदर 2 आ गया, इसका आंसर आया √2। अब हम इस पे फिर सर्पिल लगा ऐसे लंब ले लेंगे इसके ऊपर ऐसे करके 1 का। तो यहाँ हो जाएगा आपका A3 और हम इसको इससे मिला देंगे। आप जानते हो यहाँ √2 का उसके 2 और 1 यहाँ √3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसे आप इसकी रचना करके या हल में ऐसे लिख के हल में लिख सकते हो। इसमें लिख सकते हो बिंदु O से A को कोई दूरी 1 मात्रक दूरी लेके हमने बिंदु OA खींचा, या एक रेखाखंड OA1 खींचा, एक रेखाखंड, ऐसे करके बेटा इसकी रचनाएं आप लिख सकते हो। एक बिंदु, थोड़ा लिख दे रहा हूं, एक बिंदु O लिया और एक रेखाखंड OA1 खींचा। आप अब यहां से A1 A2 लंब A पर लंब खींचा, ऐसे लिख दो A1 A2 लंब खींचा। अब आप यहां लिख सकते O को O तथा A2 को मिलाया। आप अपने अनुसार लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की। आप सही से लिख दोगे इसकी डेफिनेशन, जितना बढ़ाते जाओगे वो बेटा बनाते जाना, बस डॉट डॉट करके इसकी डेफिनेशन लिख देना। ऐसी सर्पिलाकार। अब तुमको वो सर 4 का बताया आपने, देखो बेटा 4 का, इस पर लंब खींच के या A4 कर लेना या 1 का लेना और यहां से आप इसको ऐसे खींच देना। अगर आप कहोगे सर यहाँ कितना आएगा, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। OA4 का वर्ग होगा, इधर A3 A4 का होगा, इधर OA3 का होगा। 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 3 और 1 4, तो √4 आ जाएगा यहाँ। ऐसे √5 डॉट डॉट आते रहेंगे। कोई भी समस्या हो हमें तो यहाँ से कमेंट बॉक्स में बता देना, हम और आगे कर देंगे इसे। उस एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, 4 वाला क्वेश्चन है।